ये सेट एक इजी लेवल का सेट है। द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स। ए बी सी डी ई एफ स्टूडेंट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। नाउ यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की है कि सभी सब्जेक्ट्स के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो इक्वल है, दैट इज 120। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डेटा गिवन इन द टेबल। द नंबर्स इन ब्रैकेट्स आर द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स रेस्पेक्टिवली। तो पहले हमें इकोनॉमिक्स की वैल्यू लिखनी होगी और बाद में फिजिक्स की। ना क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स के मैक्सिमम मार्क्स इक्वल हैं, एवरेज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो परसेंटेज मार्क्स आपको गिवन है उन्हें आप टोटल करके 6 से डिवाइड कर लें, तो इससे एवरेज परसेंटेज मार्क्स आ जाएंगे उस सब्जेक्ट में, और उसे आप 1.2 से मल्टीप्लाई कर दें। 1.2 क्यों? क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, या 120 के रेस्पेक्ट में उसे कैलकुलेट कर लें। से फॉर एग्जाम्पल हम अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ये हो गया है 110, और 120 अगर हम ऐड करते हैं तो 230, और ये 105 अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 335। 335 अपॉन 6 परसेंटेज, ये इनके एवरेज मार्क्स कह सकते हैं हम इकोनॉमिक्स में। और ये वैल्यू हमें किससे कैलकुलेट करनी है? 120 से। ना परसेंटेज की जगह हम 100 लिख सकते हैं, सो दैट इज वाई सेट कि 120 अपॉन 100 करके 1.2 आएगा। या आप अगर इसको ना करना चाहें तो डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 5 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 6 से 6 यहाँ कैंसिल हो गया है, 67। ये हमारी इकोनॉमिक्स की वैल्यू होगी। लकीली चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर 67 हमारे पास में फर्स्ट वैल्यू है। हमें सेकेंड वैल्यू चेक करने की ज़रूरत ऐसा यहाँ नहीं होगी। बट अगर हम सेकेंड वैल्यू पे नज़र डालते हैं फिजिक्स की, 70 और 80 ये हो गया 150, 60 और 70 130, इन दोनों को ऐड किया तो 280, और ये हो गया है 140 ऐड करने पर 420, डिवाइड बाई 6 कहेंगे तो ये हो गया 70%। तो 70% ऑफ 120 अगर हमें निकालना हो तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 12 7 टाइम्स 84। यहाँ पर भी अगेन हमें 84 सेकेंड वैल्यू में मिल रहा है। सो फोर्थ ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स के मैक्सिमम मार्क्स इक्वल हैं, हम क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में इनके परसेंटेज मार्क्स आए हैं उन्हें ऐड करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे। 70 एंड 70 140 एंड 60 ये हो गया 200, ये दोनों का सम 140 और 70 210, तो 410 डिवाइडेड बाई 6 परसेंटेज, ये ए के एवरेज मार्क्स होंगे। 2 गोज इंटू 6 3 टाइम्स, ये हो गया है 205। 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 3 6 टाइम्स 18, 25, 3 8 टाइम 24, 1 लेफ्ट, 68.33 परसेंटेज। अगर हम ऑप्शन से नज़र डालते हैं तो किसी भी ऑप्शन में हमें 68.33% नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर इसमें कोई मिस्टेक है कैलकुलेशन में। इनफैक्ट एनटीए ने इस क्वेश्चन को अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया से रिमूव कर दिया है। तो आंसर हमारा होना चाहिए था ए का 68.33, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली फिर हम बी का और सी का वैल्यू भी सेम पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए निकाल सकते थे। जैसे 80 और 70 150 एंड 50 ये हो गया है 200, इन दोनों का सम 150 एंड 60 210, अगेन विल गेट 410 अपॉन 6%, दैट इज 68.33%। अगेन किसी भी ऑप्शन में हमारे पास 68.33% नहीं है। थर्ड वैल्यू निकालने की जरूरत हमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many students have obtained more than 65% overall marks in all the subjects and who are those students। हम मोर देन 65% हम मार्क्स एवरेज कैसे निकालेंगे, सभी का सम करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। तो सबको ऐड करके और 6 से डिवाइड करने पर वैल्यू 65% से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब है जो सम है वो 65 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 390% से ज़्यादा होना चाहिए। फर्स्ट और सेकेंड का सम ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। ये वैल्यू थी 410, ये वैल्यू भी थी 410। बाकी बचे हुए जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनकी कैलकुलेशन हम एक बार करके देख लेते हैं। 75 एंड 65 ये हो गया 140, 60 200,
ये हो गया 213, सभी को ऐड करेंगे तो 413, ये भी 390 से ज़्यादा है। 70 और 60 130 और 70 200, ये 140 और 60, यहाँ पर ये 130 और 60 190, तो ये हो गया 390। नाउ बी केयरफुल, हमें मोर देन 390 चाहिए, तो ये हमारे काम की वैल्यू नहीं होगी। अगेन 75 65 140 एंड 60, ये हो गया है 200, ये 120 दैट इज 320 एंड 55 375, ये हमारे काम का नहीं होगा। एंड 65 एंड 65 130 एंड 70 200, and then 60 and 60 120 and 50 170 370, ये भी हमारे काम का नहीं होगा। तो हम कहेंगे 3 स्टूडेंट्स के लिए, और वो कौन है, ए बी एंड सी, फर्स्ट ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट द ओवरऑल परसेंटेज इज मैक्सिमम एंड व्हाट इज द परसेंटेज। नाउ यहाँ पर बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, केवल 4 सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा है, तो हमें सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट की ही कैलकुलेशन करनी है, नन ऑफ दीज यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। सो हम बात कर रहे हैं तो फिजिक्स की, एक बायोलॉजी की, एक मैथ्स की और एक इंग्लिश की। ना ओवरऑल परसेंटेज हम कैसे यहाँ पर निकालेंगे, अगेन क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का सेम पेपर है, सेम मार्क्स का है, तो हम इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 6 कर देंगे ना। क्योंकि यहाँ पर सभी अलग अलग हैं तो डिवाइड बाई 6 करने की जरूरत नहीं होगी, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है सम की, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। हम डिवाइड बाई 6 तब करते हैं जब मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट यहाँ पर ऑप्शंस में 2 बार आता। अगर हम ऐड करते हैं तो अगेन 75 65, ये 140 और 60 200, 70 70 140 और 80 220, तो ये टोटल वैल्यू हो गई है 420। नेक्स्ट 75 75, ये हो गया है 150, 70 70 70 210, तो यहाँ पर हो चुका है 360 और 72, ये वैल्यू है 432, अभी तक ये हाईएस्ट है। मैथ्स की बात करें 75 65 140 एंड 60 200 270, एंड यहाँ पर ये है 136, so we'll get 406, so this cannot be the answer। और इंग्लिश पे अगर हम जाएं तो 75 65 140 and 60 200, 70 and 70 140 and 60 200, ये वैल्यू आ रही है 400। हाईएस्ट वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है, बायोलॉजी के केस में फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। हम चाहें तो 432 को डिवाइड करें 6 से, we'll find 72% is what we are going to get here। Next question, in the following pie chart shows the share of sales of 5 computer brands A से लेके E तक in India in 2005। Now यहाँ पर थोड़ा सा डाइसी लैंग्वेज है, हमें नहीं मालूम है कि ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है या वैल्यू वाइज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ही हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो जो ब्रांड्स हैं, A 45% है, B का 15, C का 10%, D का 8% और E का 22%। In 2006, if sales value of B increases by 10% and that of A decreases by 10%, what is the percentage change in sales if sale of all other brands remain same? Now यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर सेल 2005 में है 100, वैल्यू वाइज हम बात कर रहे हैं, उसमें से A का शेयर है 45 और दूसरा हमें किसका चाहिए, B का शेयर है 15%। बाकी तीनों में कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट मीन C की वैल्यू है 10, D की वैल्यू है 8 और E की वैल्यू है 22। नाउ B का जो सेल्स वैल्यू है वो इंक्रीज हो गया बाय 10%। 15 अगर B की वैल्यू में लेता हूं तो इसका 10% इंक्रीज होगा 1.5, और A का जो है वो डिक्रीज हो गया बाय 10%। 45 का 10%, क्योंकि यहां पर ये 100 का अगर 45% निकालूंगा 45, इसका 10% होगा 4.5, यानी ये रिड्यूस हो गया, तो नेट रिजल्ट होगा -3। दैट इज अगर हम इसको रिड्यूस करके टोटल करें, कई बार आप गलती क्या करते हैं कि आप इसको नई वैल्यू निकालेंगे फिर इसकी नई वैल्यू निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, वो मत करिए, सिर्फ नेट रिजल्ट पर फोकस कीजिए। क्योंकि 3 डिक्रीज हो गया है, इनिशियल वैल्यू 100 थी तो डिक्रीज होने के बाद 97 हो जाएगी, बट क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, -3 डायरेक्टली बता रहा है कि 300 का 3% है,
3% का यहां पर डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 2006 value wise sale of A increased by 50%। ये 50% अप हो गया है। एंड दैट ऑफ E increased by 10%। ये अप हो गया है by 10%। The sales of all other brands remain the same। By what percentage total sales value wise grew in 2006 as compared to 2005? सेम क्वेश्चन जो हमारा पहला क्वेश्चन किया था उसी पैटर्न पर। माना ये टोटल है 100। नाउ तब ए की वैल्यू है 45, ये 50% बढ़ गई, सो देयर इज इंक्रीज ऑफ 22.5 का। 45 का 50% उसका हाफ होता है। ऐसे ही 22 का 10% देयर इज इंक्रीज ऑफ 2.2। तो ओवरऑल 24.7 का इंक्रीज हुआ है ऑन 100। सो वी कैन से 24.7% का इंक्रीज हुआ है। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडरिंग सेल ऑफ ए इंक्रीज बाय 50% इन 2006, increased by 50% in 2006. Sale of E increased by 10%. Sale of E increased by 10%, and all other brands had no change in sales. The total sales in 2006 ये हमें given है। What was the sale of A in 2000? अगेन इस क्वेश्चन को करना बड़ा आसान होगा, बस एक छोटा सा काम कर लें। अगर आप डायरेक्टली परसेंटेज से डील नहीं करना चाहते हैं तो लेटेस्ट ये है 100x। हमने सिर्फ x लगा दिया बिकॉज एक वैल्यू हमें यहां पर गिवन है। इनिशियली ए कितना था 45x, यहां पर 50% इंक्रीज हो गया, दैट इज 22.5x का इंक्रीज हो गया। सिमिलरली ई में 22 का 10% यानी 2.2x का इंक्रीज हो गया। ओवरऑल हम कहेंगे 24.7x का इंक्रीज हो गया। 2005 में ये वैल्यू थी 100x, तो 2006 में ये वैल्यू 24.7x इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 124.7x। ये वैल्यू हमें गिवन है 216000। हमें पूछा क्या गया है, ए की सेल पूछी गई है 2005 में। 2005 में ए की सेल थी 45x। नाउ अगेन यहां पर थोड़ा सा अगर हम ऑप्शंस पे नजर डालें तो हमें क्लू मिल जाएगा। क्वेश्चन को इजीली डील करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। फिर भी हम यहां पर एक छोटा काम और कर सकते हैं। 216000 124.7 को अप्रोक्सीमेटली हम 125 कह सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 45। एक्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया है 5 9 टाइम्स 5 25 टाइम्स 25 8 टाइम्स 200 160 25 6 टाइम्स 150 10 बचेगा। 100 25 4 टाइम्स 0 मल्टीप्लाइड बाई 9 9 इंटू 8 72,000। आंसर 72,000 से जरा सा ज्यादा, और 9 6 टाइम्स 54 यानी अराउंड 77,000 के आसपास आंसर आना चाहिए था। सिर्फ एक थर्ड ऑप्शन ऐसा है जो यहां पर क्लोजेस्ट है और हम उसे अपना आंसर वहां कर देंगे। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की यहां जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। 5 पर्सन से ABCDE पार्टिसिपेटेड इन अ रेस। D ran faster than E। तो D ran faster than E but slower than B। B से ये स्लोअर थे। C ran slower than E। C ran slower than E but was not the slowest। अब स्लोएस्ट B, D, E और C नहीं है तो डेफिनेटली कौन है वो A। Who ran at the fastest speed? The answer will be B, that is third option। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। BJMS और EMPV में जो रिलेशन गिवन है हमें वही रिलेशन AWPL और मिसिंग वर्ड में आइडेंटिफाई करना है ना। अगर हम यहां ध्यान से देखें B में 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास E आता है, दैट इज ये वाला लेटर। सिमिलरली अगर हम J में 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास M आता है। J के बाद वी कैन टेक M हियर। देन M में अगर हम 3 ऐड करते हैं
तो वी विल गेट P. सो यहाँ पर M है और यहाँ पर P है. एंड फाइनली S में 3 ऐड करने पर हमारे पास आएगा V, जो ये रहा. तो AWPL में भी सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे. A में हमें 3 ऐड करना है तो वी विल गेट D. D ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ में पॉसिबल है. W में 3 ऐड करें तो वी विल गेट Z. Z हमारे पास सिर्फ थर्ड ऑप्शन में है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है. थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर ऑफ व्हीकल्स इन 100 पासिंग थ्रू अ टोल प्लाजा इन डिफरेंट वीक्स ऑफ सितंबर. व्हीकल है बस, ट्रक और कार. वीक गिवन है 1, 2, 3 एंड 4. इन विच वीक ऑफ सितंबर द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू द टोल प्लाजा वॉज द सेकेंड हाइएस्ट. हमें हर एक वीक का यहाँ पर टोटल करना होगा. 3 and 4, 7 and 2, 9. 40 and 15, that is 55, and 28, ये हो गया है 83.9. 5 and 3, 8 and 1, 9. Again, we can write down 9 here. 24 and 36, 60 and 12, 72. 4 into 6 and 9, 15. 1 carry over. तो ये 42 and 1, 43. 43 and 14, 57. 57 and 20, 77.5. लास्ट देखते हैं. 4 and 7, 11 and 8, 19. 1 carry over. 40 and 15, 55 and 24, 79.9. ये हाईएस्ट है, ये सेकेंड हाईएस्ट है. तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा वीक 4, दैट इज सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the average number of buses passing through the toll plaza per week? हम बात कर रहे हैं बस की. इन सभी वैल्यूज को हमें ऐड करना है और डिवाइड करना होगा किससे? 4 से. So 3 and 5, 8 and 8, 16. We can write down 6. 1 carry over. 28 and 1, 29 and 24, 53. 73 and 24, 97.6. क्योंकि इंटू 100 हमें करना है तो ये वैल्यू हो जाएगी 9760. एवरेज पूछा गया है तो उसे हमें डिवाइड करना होगा 4 से. 24 4 टाइम्स 96, 1 लेफ्ट. 16 4 4 टाइम्स 0, 2440. फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 cars A and B start running from the opposite ends X and Y of a national highway with a length of 120 किलोमीटर. तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं. ये X है और ये Y है. 2 कार हैं A और B. कार A स्टार्ट फ्रॉम एंड X. कार A यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करती है एंड रन्स 30 किलोमीटर स्ट्रेट. नाउ अगेन हम यहाँ पर ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, वरना यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है. रन्स 30 किलोमीटर स्ट्रेट. लेट अस से ये 30 किलोमीटर हो गया. एंड देन इट टेक्स अ राइट टर्न एंड रन्स 15 किलोमीटर. यहां से वो राइट टर्न लेती है. 15 किलोमीटर चल रही है. नाउ ये हमारा डायरेक्शन है. देन टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स फॉर 30 किलोमीटर. टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स फॉर 30 किलोमीटर. देयर आफ्टर द कार टर्न टूवर्ड द हाईवे एंड रीचेस बैक ऑन द हाईवे. यहां से हमारी जो कार है वो हाईवे पे आ जाती है. सो वी कैन राइट डाउन हियर. नाउ क्योंकि एक तरह से रेक्टेंगल बन चुका है, ये 30 है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 30. व्हाट अबाउट कार बी? इन द मीन टाइम द कार बी हैज ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स फ्रॉम द अदर एंड वाई ऑफ द हाईवे. कार बी हमारी यहाँ पर है. ओके, बट ड्यू टू माइनर ब्रेकडाउन कुड रन ओनली for 35 kilometer along the highway till the time the car A has reached back on the highway. मतलब कार A जब हमारी यहाँ आई है तो कार B 35 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर. टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना गिवन है हमें? 120 किलोमीटर. कार A ने कवर कर लिया है 60 किलोमीटर और कार B ने कवर कर लिया है 35 किलोमीटर. टोटल 95 किलोमीटर कवर हो चुका है. तो इन दोनों के बीच में अब 25 किलोमीटर का गैप बचा है. हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स एट दिस टाइम? एंड वी विल से फोर्थ ऑप्शन इज अवर आंसर.
Next question. A boy runs 150 meter towards south from his house. Let us say यहाँ पर हमने हाउस की पोजीशन बना दी है पॉइंट ए से, वो साउथ जा रहा है कितने मीटर, 150 मीटर, and now he reaches at point B. Okay. He then turns left and runs 300 meters. यहाँ से वो लेफ्ट टर्न करता है और 300 मीटर मूव करता है टू रीच एट सी. अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 350 मीटर. टर्न लेफ्ट का मतलब है अब ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है. कितना डिस्टेंस रन कर रहा है वो, 350 meters, and now he reaches at point D. Now he turns right and runs 50 meters to reach the stadium. राइट टर्न करता है 50 मीटर और वो कहाँ पहुंच जाता है. ना बिकॉज ये 150 मीटर डाउन हो गया था और यहाँ पर 350 मीटर वो अप गया था, तो हम क्या कहेंगे, ये 150 हो गया तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 200 मीटर. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन इज द स्टेडियम फ्रॉम द हाउस ऑफ द बॉय. स्टेडियम ये रहा, इसकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू हाउस ऑफ द बॉय हमें पता करनी है. हम कहेंगे ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट. फोर्थ ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज ही is coded as 418. Okay. Go is coded as 240. हमें शी का कोड पता करना. नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहला काम जो करते हैं वो है लेटर्स की पोजीशन पता करते हैं अल्फाबेट. नाउ अगर हम जी एच की बात करते हैं तो इसकी पोजीशन क्या हो रही है, A, B, C, D, E, F, G, H. H की पोजीशन होगी 8th. व्हाट अबाउट E? A, B, C, D, E. ये होगी 5. इन दोनों में यहां कहीं कोई लिंक हमें नहीं मिलता, तो हम लेफ्ट टू राइट इनकी पोजीशन ना पता करके राइट टू लेफ्ट इनकी पोजीशन पता करें. इसको करने का बड़ा आसान तरीका है, 27 में से आप लेफ्ट टू राइट पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. बिकॉज अगर ए की पोजीशन लेफ्ट में 1 है तो राइट से 26 है. इन दोनों पोजीशंस का सम हमेशा 27 होगा. अगर ये 8 है तो ये हो जाएगा 19, सम 27 होना चाहिए फ्रॉम द राइट एंड. और अगर ये 5 है तो ये हो जाना चाहिए 22. नाउ वी कैन सी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 418 की. तो अब हमें यहां पर क्लू क्या मिला है, हम लेटर्स की राइट से पोजीशन पता करें और उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें. यहां पर एक बार और उसको हम कंफर्म कर लेते हैं. जी की नॉर्मल पोजीशन लेफ्ट से अगर हम देखते हैं तो वो होती है 7, तो राइट से उसकी पोजीशन 20 होगी. ओ की लेफ्ट से पोजीशन 15 होती है तो राइट से उसकी पोजीशन 12 होगी. और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 240. व्हाट अबाउट एस एच ई. नाउ एस की नॉर्मल पोजीशन लेफ्ट से अगर देखेंगे तो 19 होगी, तो राइट से उसकी पोजीशन 8 होगी. अच्छा, ही के लिए तो ऑलरेडी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, वो है 19 और 22. नाउ 19 इंटू 22 भी हमें पता है, वो है 418. इसे मल्टीप्लाई करना होगा किससे, हमें 8 से, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 3344. फोर्थ ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा. Next question. A clock shows the time as 3 p.m. What would be time on the clock when the hour end moves 135 degree? तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक डायल बना लेते हैं. इनिशियली क्लॉक शोज 3 o'clock. 3 o'clock का मतलब ये हो गया कि हमारा जो आर एंड है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स 3 और हमारा जो मिनट हैंड है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स 12. नाउ यहां पर मूवमेंट हुआ है किसमें, आर हैंड में. कितने डिग्री का, 135 डिग्री का. 135 डिग्री का मतलब हम कहेंगे 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री का. 90 डिग्री मतलब हम बात कर रहे हैं पोजीशन 6 की,
180 डिग्री हम बात कर रहे हैं पोजीशन 9 की, तो 45 डिग्री का मतलब हुआ कि हमारा जो आर एंड होगा वो बिल्कुल 7 और 8 के बीच में होगा। तो एक बात तो कंफर्म है कि हमारा जो टाइमिंग है वो 7 समथिंग होगा, और वो टाइम यहां पर क्या नजर आ रहा है, 7:30। नाउ यहां पर हमें एग्जैक्ट पोजीशन अगर मालूम करनी हो कि जो मिनट हैंड है क्या वो 6 पर पॉइंट करेगा या नहीं करेगा, तो हमें इन दोनों हैंड्स की स्पीड्स को कंपेयर करना। मिनट हैंड जो है जब वो 6 डिग्री का मूवमेंट करता है तो आर एंड 0.5 डिग्री का मूवमेंट करता है। इसको आप यूं समझिए कि जब एक पूरा रोटेशन हो जाता है मिनट हैंड का, यानी जब मिनट हैंड हमारा 360 डिग्री मूव करता है, तो हमारा आर एंड मे बी 12 से 1 आ जाएगा, या 1 से 2 आ जाएगा, या 2 से 3 आ जाएगा, उसमें 30 डिग्री का मूवमेंट होता है। तो इससे मिनट हैंड की स्पीड कहते हैं 6 डिग्री पर मिनट, और इसको हम कहते हैं 0.5 डिग्री पर मिनट। बट अदरवाइज हम ये कहेंगे कि अगर यहाँ 1 डिग्री का मूवमेंट होगा तो यहाँ पे 12 डिग्री का मूवमेंट होगा, हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ मूवमेंट हुआ है 135 डिग्री का, तो यहाँ मूवमेंट होगा 12 इंटू 135 डिग्री का। 12 इंटू 100 ये हो गया 1200, 12 इंटू 30 360, 12 इंटू 5 60, 1560 प्लस 60 1620। नाउ अगर हम इसको 360 डिग्री के साथ कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 360 डिग्री इंटू 4, 4 कंप्लीट रोटेशन, ये हो गया है हमारा 1440, और उसके बाद में 180 डिग्री का। तो मिनट हैंड ने इस पूरे प्रोसेस में 4 तो कंप्लीट रोटेशन ले लिए, और मिनट हैंड पॉइंट करेगा टूवर्ड्स 6। तो ये एक तरीका होगा, लेकिन अच्छा तरीका क्या होगा कि जब मिनट हैंड, जब आर एंड यहां होता है तब मिनट हैंड 12 को पॉइंट करता है, जब आर एंड यहां होगा तब भी मिनट हैंड 12 को पॉइंट करेगा, जब आर एंड इनके बिल्कुल बीच में होगा तो मिनट हैंड हर हालत में 6 को पॉइंट करेगा। तो वी कैन से हमारा आंसर होगा 7:30। पर इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, शुरुआत में ही आपको लॉजिक मिल गया कि आंसर 7 के आसपास ही होगा। एक ही ऑप्शन है जो 7 समथिंग आपको ऑप्शन दे रहा है, आप उसे आंसर मार्क कर सकते हैं। Next question. Suppose that the year 2008 starts with the day Monday. The calendar for the year 2009 will be the same in the year. ये जो इनिशियल जानकारी हमें दी गई है इसका कोई यूज हमारे यहाँ पर नहीं। हम चाहते हैं कि 2009 का कैलेंडर हम वापस कब यूज कर सकते हैं। ना ध्यान रखिएगा कि 2009 जो है वो एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो जिस ईयर में इस कैलेंडर को हम रीयूज करना चाहते हैं वो भी एक ऑर्डिनरी ईयर होना चाहिए। और इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है कि दोनों ईयर्स का जो डे 1 है वो सेम होना चाहिए। और ये हम कैसे इंश्योर करें कि डे 1 सेम होना चाहिए, उनके बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज जो हम कहते हैं वो 0 होने चाहिए। दैट मीन्स वहां पर परफेक्ट वीक्स होने चाहिए। अब इस कैलकुलेशन करने का जो स्टैंडर्ड तरीका हम यूज करते हैं वो है, लेट अस से 1 जनवरी 2019 से हम 1 जनवरी 2010 तक आ रहे हैं ना। जब हम यहां से यहां आते हैं तो हम एक ऑर्डिनरी ईयर को क्रॉस करते हैं 365 डेज। 365 का मतलब होता है 52 तो वीक्स होंगे और एक दिन एक्स्ट्रा होगा। हमारी कंसर्न वो एक ही एक्स्ट्रा दिन जो है ना उसी की है। हम चाहते हैं कि हमारे ऑड डे 0 हो जाए। अब ये कैलकुलेशन जब हम 2011 तक करेंगे तो अगेन हमें पूरा 2010 क्रॉस करना पड़ेगा जो ऑर्डिनरी ईयर है। अगेन हमारे पास एक एक्स्ट्रा दिन आएगा। यहां से यहां तक अगर हम जाएंगे तो भी हमारे पास एक ही एक्स्ट्रा दिन आएगा। गलती कर सकते हैं आप 2012 देखिए यहां पर 2 लिख सकते हैं, पर ध्यान रखिए अभी हमने 1 जनवरी 2011 से 1 जनवरी 2012 तक आए हैं। इसका मतलब है हमने पूरा ईयर 2011 क्रॉस किया है विच इज एन ऑर्डिनरी ईयर। यही कैलकुलेशन अगर हम 2013 तक करें तो अब हमें पूरा 2012 क्रॉस करना पड़ेगा, वो लीप ईयर है। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 52 वीक्स और 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ ऑड डेज 2 हो गए। फर्दर कैलकुलेशन करते हैं 2014 तक तो एक पैटर्न बन जाता है, ये 1 होगा, यहां पर ये 1 होगा एंड सो। हमें बस ये इंश्योर करना है कि इनका जो डेज आ रहे हैं इनका सम 7 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, बिकॉज 7 एक्स्ट्रा डे होते ही एक पूरा वीक हो जाएगा। 1 2 3 5 6 एंड 7।
7 का मतलब है पूरा कंप्लीट वीक, कोई भी एक्स्ट्रा दिन हमारे पास नहीं आ रहा। तो 1 जनवरी 2009 और 1 जनवरी 2015 सेम डे होगा, क्योंकि दोनों ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, तो इनका कैलेंडर भी हम सेम यूज कर सकते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज गिवन। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, 10 से 11 आने में +1 किया, 11 से 13 +2, 13 से 17 +4, 17 से 25 +8, 25 से 32 +7 और 32 से 37 +5। तो डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको कोई भी लॉजिक नजर नहीं आएगा, बिकॉज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट अगर मैं 1 और 0 दोनों को ऐड कर दूं, तो 1 और 0 इन दोनों डिजिट्स का सम होता है 1, और इस 1 को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ गई 11, जो कि यहां पर है। 11 की दो डिजिट्स है 1 और 1, इन दोनों को ऐड करें वाया 2, 11 में 2 ऐड कर दें तो आपके पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 13। 13 की दोनों डिजिट्स 1 और 3 को ऐड करें, विल गेट 4, और 13 + 4 17, ये रहा। 17 की दो डिजिट्स हैं 1 एंड 7 8, इनको ऐड किया, 8 को 17 में ऐड किया 25, ये रहा हमारे पास। इनकी दोनों डिजिट्स 2 एंड 5 को ऐड किया तो 7, 25 एंड 7 32, ये रहा 32। 3 और 2 को ऐड किया 5, 32 में 5 ऐड किया तो 37, ये रहा 37। 3 और 7 10, 37 में 10 ऐड किया तो 47 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम knows that Ram's birthday falls between 14th and 21st October, 14th और 21st अक्टूबर के बीच में। That it can be 15, 16, 17, 18, 19 or 20. According to Shalini, Ram's birthday falls between 15 and 20. That is 16, 17, 18 and 19. ये चार पॉसिबल डेज अब हमारे पास बच गए हैं। करेक्ट। Both of them also know that this year Ram's birthday falls on Wednesday. 2 अक्टूबर अगर मंडे है तो 2 अक्टूबर के 7 दिन बाद 9 अक्टूबर भी मंडे होगा, फिर 7 दिन बाद 16 अक्टूबर भी मंडे होगा, क्योंकि उसकी बर्थडे वेडनेसडे को फॉल करती है। तो मंडे में 2 दिन ऐड करने पर 18 अक्टूबर को वेडनेसडे आएगा। तो राम की बर्थडे किस दिन फॉल कर रही है? 18 अक्टूबर को। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन। इमीडिएटली हम अपना आंसर फोर्थ ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, क्योंकि सैल्यूट में लेटर ई इस्तेमाल हुआ है, कंसल्टेशन में कहीं पर भी हमने लेटर ई का इस्तेमाल नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज कैट इज कोडेड एज 6423, हाउ लायन विल बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। नाउ कैट के लेटर्स की अगर हम पोजीशन देखते हैं अल्फाबेट में फ्रॉम द लेफ्ट, ये होता है 3rd पोजीशन पे, ये होता है 1st पोजीशन पे, और ये होता है 20th पोजीशन। पर हमें कोड क्या गिवन है? 6 4 2 3। नाउ बड़ा आसान है, अगर मैं 3 में 3 ऐड कर दूं आई विल गेट 6, 1 में 3 ऐड कर दूं आई विल गेट 4, 20 में 3 ऐड कर दूं आई विल गेट 3। तो हमें नॉर्मली यहाँ पे करना क्या होगा? लेफ्ट से पोजीशन पता कीजिए हर लेटर के अल्फाबेट में और उसमें 3 ऐड कर दीजिए। एल आई ओ एन। एल की पोजीशन क्या होती है? 12। तो इसमें 3 हमें ऐड करना है, वी विल गेट 15। केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 15 है, उसे हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर हम आई की बात करते हैं तो इसकी नॉर्मल पोजीशन होती है 9, 3 ऐड करते ही 12 हो गया। ओके, ओ की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है 15, 3 ऐड किया तो 18 हो गया। एन की पोजीशन 14 होती है, 3 ऐड किया तो 17। तो हमारा कोड होना चाहिए था 15121817, 15121817, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं है, हम किसी भी एक वैल्यू पर फोकस करके आंसर निकाल सकते हैं।
जो सबसे आसान नंबर हमें यहाँ दिख रहा है वो या तो 430 है या 230, बिकॉज हमें 4 o'clock की पोजीशन बिल्कुल कंफर्म पता होती है। अगर हम यहाँ पर डायल बनाते हैं तो 4 o'clock पे क्या होगा, हमारा जो आर एंड है वो पॉइंट करेगा 4 को, और हमारा जो मिनट हैंड है वो पॉइंट करेगा 12 को। इन दोनों के बीच में यहां पर गैप कितना होता है, 120 डिग्री। ना व्हाट अबाउट 430? 430 पे क्या होगा कि हमारा जो मिनट हैंड है वो एक हाफ रोटेशन कवर कर लेगा। तो व्हाट अबाउट द आर एंड? वो भी अगर नॉर्मली एक मिनट हैंड पूरा रोटेशन करता तो वापस वो 12 पे आ जाता, तब हमारा आर एंड 4 से 5 पे आ जाता। क्योंकि मिनट हैंड ने हाफ रोटेशन किया है तो जो हमारा आर एंड है वो भी हाफ डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज वो 4 और 5 के बिल्कुल बीच में होगा। ये वाला एंगल डेफिनेटली हम कह सकते हैं क्या होगा, 45 डिग्री, बिकॉज यहां से और यहां के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। 45 डिग्री हमारे पास में बी में है, तो बी के साथ थर्ड मैच होना चाहिए। जितने भी ऑप्शन हम देख रहे हैं बी के साथ थर्ड यहां मैच हो रहा है, हम इसे अपना आंसर मार्क कर देंगे। अदरवाइज नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है, 4 o'clock पे इन दोनों हैंड्स के बीच में 120 डिग्री का गैप है, मिनट हैंड आर एंड से पीछे है। नाउ 430 मतलब 30 मिनट्स गुजर चुके हैं। जो मिनट हैंड है उसकी स्पीड 6 डिग्री पर मिनट होती है। भी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि वो 1 मिनट में पूरा मतलब 60 मिनट्स में पूरा एक रोटेशन कर लेता है 360 डिग्री का, तो उसका स्पीड होता है 6 डिग्री पर मिनट। और आर एंड की स्पीड होती है 0.5 डिग्री पर मिनट। नाउ 30 मिनट्स में मिनट हैंड क्या करेगा, 6 डिग्री पर मिनट के हिसाब से वो 180 डिग्री आगे चला जाएगा। यू कैन सी यहां से यहां पे वो 180 डिग्री आगे चला गया। तो इनिशियली जो गैप 120 डिग्री था उसको वो कवर करेगा और आगे चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मिनट हैंड का मूवमेंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। व्हाट अबाउट आर एंड? आर एंड उस गैप को बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसकी स्पीड है 0.5 डिग्री पर मिनट। सो 30 मिनट में वो 15 डिग्री की लीड ले लेगा। तो नॉर्मल अप्रोच हमारी क्या होती है, क्योंकि मिनट हैंड शुरुआत में पीछे है, वो क्या करेगा, इस गैप को कम करेगा, इसीलिए मिनट हैंड की मूवमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और आर एंड इस गैप को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो इसलिए उसके मूवमेंट को हम ऐड कर देते हैं। नेट रिजल्ट क्या आया, -45 डिग्री। ये माइनस साइन अब ये शो कर रहा है कि मिनट हैंड जो पहले पीछे था अब वो आगे आ गया है, और इनके दोनों हैंड्स के बीच में जो गैप है वो 45 डिग्री का है। तो आप चाहे 430 से कैलकुलेशन कर सकते थे, आप चाहे तो 230 से कैलकुलेशन कर सकते थे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम एंड श्याम आर रियल ब्रदर्स। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये लिख देते हैं राम और यहां पर मैं लिख देता हूं श्याम। ब्रदर्स हैं, हमने इनको रेक्टेंगल में लिख दिया है। और नॉर्मली ब्रदर्स के लिए हम यहाँ पर इस तरह से डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर लेते हैं। सो राम एंड श्याम आर रियल ब्रदर्स। सीता एंड गीता आर रियल सिस्टर्स। राम्स सन इज गीताज रियल ब्रदर। तो जो राम के सन है कौन है हमें नहीं मालूम है, जो भी वो है वो रियल ब्रदर है किसके, गीता के। गीता अगेन नेम से हम जेंडर जज कर सकते हैं, और वैसे भी लिखा है कि रियल सिस्टर है, तो गीता और सीता यहाँ रियल सिस्टर्स हैं। तो ये जो सन है जिसका नाम हमें नहीं पता, वो गीता और सीता दोनों का ब्रदर है। रिलेशन पूछा गया है श्याम का सीता से। गीता के फादर का नाम भी राम ही है, सीता के फादर का नाम भी राम ही है, तो श्याम सीता के फादर के ब्रदर हैं, यानी श्याम सीता के अंकल हैं। वी कैन से थर्ड ऑप्शन इज आवर आंसर। Next question. 6 persons P, Q, R, S, T and U were sitting around a hexagon table facing the center. हम चाहे टेबल को हेक्सागोनल बना लें या सर्कुलर बना लें, इससे बहुत ज़्यादा फर्क हमारे यहाँ पर नहीं बनेगा। तो लेटेस्ट से हमने एक यहाँ पे सर्कुलर टेबल बना ली है। 6 पर्सन्स हैं, तो 6 लोकेशंस हम यहाँ पर बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट, U was sitting opposite to P. U was sitting opposite to P, तो हम कहीं पर भी U को प्लेस कर देते हैं और उसके ऑपोजिट पोजीशन पे हम किसको प्लेस कर देते हैं, P को। Who was
in the immediate left of R. U was sitting opposite to P. P who was in the immediate left of R, because सेंटर को देख रहे हैं तो R को यहां होना होगा, बिकॉज अगर R सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो ये वाला इनका लेफ्ट कहलाएगा और ये वाला इनका राइट कहलाएगा. सो वी कैन से दैट U is opposite to P. P who was in the immediate left of R. S was sitting to the immediate right of U. S was sitting to the immediate right of U. And T was exactly between P and S. T was exactly between P and S. What was the sitting location of Q? Q के लिए सिर्फ यही एक जगह बची है, वो R और U के बीच में है. हम कहेंगे थर्ड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा. Next question. Answer the following based on analogy. Ecology is related to environment. We need to find out in the same way histology is related to. कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं, सोच के हिस्टोलॉजी है तो हिस्ट्री है. एक्चुअल में ये है रिलेटेड टू टिश्यूज. थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Unscramble the letters in the given words in order to generate meaningful words and then find the odd one. अगर हम फर्स्ट वर्ड पर नजर डालते हैं तो इनको अनस्क्रैम्बल करने पर हमारा वर्ड बन जाएगा विंटर. ऐसे ही यहां पर अगर हम इनको अनस्क्रैम्बल करते हैं तो हमारा वर्ड बनेगा क्लाउड. यहां पर अनस्क्रैम्बल अगर हम करते हैं तो हमारा वर्ड बनेगा समर. और यहां पर हमारा वर्ड बनेगा स्प्रिंग. तो यहां पर ऑड वन आउट कौन हो गया है? क्लाउड. सेकंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द नंबर दैट कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज गिवन बिलो. नाउ 15, 18, 17, 21, 20, 25, 24, 30, 29. नाउ व्हाट वी फाइंड आउट कि यहां पे हमने 15 में 3 ऐड किया तो 18 आया, 1 सब्ट्रैक्ट किया. देन हमने 4 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया. 5 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया. 6 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया. तो अब हमें 7 ऐड करना होगा. 29 + 7 36 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग. अगेन हम यहाँ पर सिमिलर लॉजिक अप्लाई करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था. अनस्क्रैम्बल करेंगे हम लेटर्स को, मीनिंगफुल वर्ड पता करेंगे और फिर हम ऑड वन आउट देखेंगे. इन लेटर्स को इस्तेमाल करके हम जो वर्ड बना सकते हैं मीनिंगफुल, वो हो गया है स्पैरो. इन लेटर्स को अगर हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो हमारे पास वर्ड आएगा पिजियन. यहां पर हमारा वर्ड आएगा पैरट. यहां पर हमारा वर्ड आएगा ब्रिंजल. सो डेफिनेटली अगर हमें ऑड वन आउट यहां पर ढूंढना हो, फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circle facing the center. तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं. यहां पर हम एक सर्कुलर टेबल यहाँ पर अरेंज बना लेते हैं. 1, 2, 8 पोजिशंस हम क्रिएट करेंगे. सो दिस विल बी 3, 4, 5, 6, 7 एंड इन 8 पोजिशंस पर हमें इनको अरेंज करना है. E sits fourth to the right of F. E sits fourth to the right of F. F के राइट में फोर्थ. लेट्स से हमने F को यहां प्लेस किया तो इसके राइट में फोर्थ अगर हम काउंट करेंगे तो E यहां पर आ गया. वाइल सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A. E जो है वो A के लेफ्ट में सेकेंड पोजिशन पे है, तो A E के राइट में सेकेंड पोजिशन पे होगा, बिकॉज दे आर लुकिंग एट द सेंटर. A के लेफ्ट में सेकेंड पोजिशन पे E है, F के राइट में फोर्थ पोजिशन पे E है. नाउ अपोजिट पोजिशन में तो फोर्थ हम राइट जाए चाहे लेफ्ट जाए कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा. D इज नॉट द नेबर ऑफ A. D यहां पर और यहां पर नहीं आ सकता है. डी के लिए हमारे पास ये 3 पोजीशंस ही बची हैं और वो सी का नेबर भी नहीं है, तो डी और सी ये दोनों भी पास पास नहीं बैठ सकते हैं. बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी.
बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, क्या हम डी को यहां प्लेस कर सकते हैं? अगर ऐसा किया तो बी को 1 2 3 यहां प्लेस करना पड़ेगा, पर यहां तो ऑलरेडी ई है। क्या हम डी को यहां प्लेस कर सकते हैं? अगर ऐसा किया तो 1 2 3 बी को यहां प्लेस करना पड़ेगा थर्ड पोजीशन पे, ये भी अलाउड नहीं है। तो डी के लिए सिर्फ एक ही जगह बची है ये, और बी उसके थर्ड पोजीशन राइट में 1 2 3, यहां पर कौन होगा? नाउ डी के पास में कौन नहीं बैठ सकता है? सी। तो सी के लिए हमारे पास सिर्फ यही एक जगह बची है। एफ नेवर सिट्स नेक्स्ट टू एच, एफ एच के नेक्स्ट नहीं बैठता है, तो एच के लिए हमारे पास सिर्फ यही एक पोजीशन बची है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स सिट बिटवीन जी एंड ए? ना अगर हम जी और ए की बात करें, जी के लिए यही एक पोजीशन बची है हमारे पास, तो जी और ए के बीच में कौन कौन है? सी एंड एफ। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर दैट कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। सीरीज हमारे पास क्या है? 2 12 30 56 90। अगर हम इन दोनों के बीच में गैप देखेंगे तो वो है 10 का, इन दोनों के बीच में ये गैप हो गया है 18 का, ये गैप हो गया है 26 का, और ये गैप हो गया है 34 का। नाउ यहां पर यू कैन सी कि ये जो गैप है वो हर बार 8 की वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा नेक्स्ट गैप होना चाहिए 34 प्लस 8 42, और 90 प्लस 42 करने पर 132 क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 4 आंसर्स, सेलेक्ट द वन दैट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द मेन स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये लॉजिकल कनेक्टिव में इफ देन कैटेगरी का कनेक्टिव है। यहां पर इफ द गेम इज इंटरेस्टिंग देन आई प्ले इट। जनरली इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं कि अगर आपके पास में इफ एक्स देन वाई कनेक्टिव गिवन हो, और अगर एक्स स्टेटमेंट गिवन हो, तो हम कहेंगे हर हालत में वाई अकर होगा। और अगर हमें नॉट वाई गिवन हो, यानी हम वाई को निगेट कर दें, तो हर हालत में नॉट एक्स अकर होगा। नाउ यहां पर एक्स किसको कहेंगे? जो इफ के साथ है। तो द गेम इज इंटरेस्टिंग, ये एक्स हो गया। आई प्ले इट, ये वाई हो गया। तो हमें देखना है एक्स फॉलोड बाय वाई, दैट इज द गेम इज इंटरेस्टिंग, आई प्ले इट। द गेम इज इंटरेस्टिंग, आई डू नॉट प्ले इट, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट दूसरा हम ढूंढेंगे नॉट वाई नॉट एक्स, दैट इज आई डू नॉट प्ले इट, द गेम इज नॉट इंटरेस्टिंग। आई डिड नॉट प्ले इट, यहां पे ग्रामर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। आई डिड नॉट प्ले अ गेम इंप्लाइज दैट द गेम वॉज नॉट इंटरेस्टिंग। डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर वाई अकर हो रहा है तो एक्स अकर हो भी सकता है और अकर नहीं भी हो सकता है, इसको नॉट एक्स कहते हैं, राइट। तो हमें ध्यान रखना होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जो स्पेसिफिक ऑर्डर है वो हम फॉलो करें। इफ एक्स देन वाई में एक्स अकर हो रहा है तो वाई अकर होगा। अगर एक्स अकर नहीं होगा तो वाई के पास दो पॉसिबिलिटी है, वो अकर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इन्हें हम डाउटफुल केसेस लेके चलते हैं। बट अगर वाई अकर नहीं हुआ जैसा कि यहां पर है, तो एक्स भी किसी हालत में अकर नहीं होगा। इसे हम निगेशन कहते हैं, और निगेशन में क्या करते हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव बना देते हैं और नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव बना देते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, each of 4 persons P, Q, R and S play one game out of the 4 different games, namely chess, tennis, cricket and football, not necessarily in the same order. These persons live in one of the 4 different cities of Bombay, Calcutta, Ahmedabad and Jaipur, not necessarily in the same order. Further, the following information is also given. नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चंस को करते समय हम हमेशा एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना पसंद करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हम नेम ऑफ द पर्सन्स लिख देंगे जो कि है पी क्यू आर एस। तो वी कैन राइट डाउन P here, Q here, R here and S here. सेकेंड कॉलम में हम मे बी उनके स्पोर्ट्स का नाम लिख देंगे, और थर्ड कॉलम में जिस सिटी को बिलोंग करते हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। नीदर S नॉर द पर्सन फ्रॉम कैलकाटा प्लेज क्रिकेट। S क्रिकेट नहीं खेलते, और जो पर्सन कैलकाटा से हैं
वो भी क्रिकेट नहीं खेलते। इस इंफॉर्मेशन को हम जनरली बाहर अरेंज कर लेते हैं रेस्पेक्टिव कॉलम्स के नीचे। ओके, नेक्स्ट, क्यू प्लेज ईदर फुटबॉल और चेस। क्यू के सामने हम या तो फुटबॉल लिख सकते हैं या चेस लिख सकते हैं, कंफर्म नहीं है। पी इज फ्रॉम बॉम्बे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं बॉम्बे। पी प्लेज ईदर चेस और टेनिस। पी या तो चेस खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं। द पर्सन हु प्लेज टेनिस इज फ्रॉम जयपुर, तो क्या पी टेनिस खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते हैं, तो पी को हर हालत में चेस खेलना होगा। अब अगर ये चेस खेल रहे हैं तो ये चेस नहीं खेल सकते हैं, तो इन्हें हर हालत में फुटबॉल खेलना होगा। ये क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो इन्हें क्रिकेट खेलना ही होगा। हमारे पास में और कौन सा गेम बचा है? चेस, टेनिस, क्रिकेट एंड फुटबॉल। चेस, क्रिकेट एंड फुटबॉल हमने ले लिया है, तो हमें लिखना होगा क्या? टेनिस। द पर्सन हु प्लेज टेनिस इज फ्रॉम जयपुर, तो टेनिस के सामने हम क्या लिख देंगे? जयपुर। कैलकाटा क्रिकेट के साथ नहीं हो सकता है, तो हम यहां पर कैलकाटा नहीं लिख सकते हैं, हमें कैलकाटा यहां लिखना होगा, राइट। तो यहां पर हमारे पास सिर्फ अहमदाबाद ही होगा, तो वो हम यहां लिख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द पर्सन हु लिव्स इन अहमदाबाद प्लेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? वी कैन से इट इज क्रिकेट। थर्ड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर्स in the figure below have certain logic or pattern. Using that logic or pattern, find out the number that can be inserted in place of question. इन नंबर्स को अगर हम एक लाइन में लिख लें तो एक नंबर है 4, एक नंबर है 7, देन वी हैव 12 फॉलोड बाय 21 एंड 30। इन दोनों के बीच में 3 का गैप है, इन दोनों के बीच में ये गैप है 5 का, यहां पर ये गैप है 9 का, और यहां पर ये गैप है 17 का। अगर हम ये जो गैप है इनका भी गैप देखें तो ये वैल्यू है 2, ये वैल्यू है 4, ये वैल्यू है 8, तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू डबल हो रही है। तो नेक्स्ट यहां पर 16 होना चाहिए था गैप। 17 और 16 ये वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? 33, और 38 में अगर हम 33 ऐड कर दें तो हमारा मिसिंग नंबर 71, दैट इज थर्ड ऑप्शन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 बुक्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स आर केप्ट इन अ शेल्फ, वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर। इलेक्ट्रॉनिक्स बुक इज जस्ट अबव द केमिस्ट्री बुक। लेट अस से इलेक्ट्रॉनिक्स बुक को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं EL से, और ये केमिस्ट्री बुक से जस्ट अबव है। स्टैटिस्टिक्स बुक is between commerce and environmental science book। तो स्टैटिस्टिक्स की बुक जो है वो किस किस के बीच में है? कॉमर्स एंड एनवायरमेंटल साइंस। लेट अस से कॉमर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं CM से, और एनवायरमेंटल साइंस को हम EN से। ना ये जरूरी नहीं है कि इसी तरह से अरेंजमेंट हो सकता है एनवायरमेंटल साइंस की बुक ऊपर हो, कॉमर्स की बुक नीचे हो, और स्टैटिस्टिक्स की बुक इन दोनों के बीच में इस तरह से। तो 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जो हमारे पास यहाँ पर हैं। The book of botany is between electronics and commerce book. Now, commerce book यहाँ है और electronics book है, तो botany की बुक, अब अगर हम कॉमर्स की बुक को यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे botany होनी चाहिए थी, जो पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स हमें कॉमर्स की बुक को यहाँ लिखना होगा, और उस केस में ये बुक botany की हो जाएगी। कॉमर्स और एनवायरमेंटल साइंस के बीच में स्टैटिस्टिक्स की बुक होनी चाहिए, तो एनवायरमेंटल साइंस हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं, तो एनवायरमेंटल साइंस को हमें यहां लिखना होगा, और ये हमारी स्टैटिस्टिक्स की बुक हो जाएगी। द बुक ऑफ विच सब्जेक्ट इज एट द टॉप? वी कैन से इट इज एनवायरमेंटल साइंस। थर्ड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा।